नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर चिराग पासवान ने भाजपा को दिया एक और बड़ा झटका और बड़े नेता हो गए हैं एलजेपी में शामिल। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस से आए नेता को टिकट देने पर जेडीयू में हुई बगावत और लगी इस्तीफों की झड़ी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव आयोग के सामने शिकायत लेकर पहुंची आरजेडी, प्रशासन पर दुर्भावना के साथ काम करने का लगाया आरोप। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू को बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चिराग पासवान ने बीजेपी को दिया एक और झटका, ये वरिष्ठ नेता हुई एलजेपी में शामिल। जी हां दोस्तों, पटना बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सीट बंटवारे को लेकर चले द्वंद्व के बीच एनडीए में आई दरार अब खुलकर दिखने लगे हैं। बीजेपी और जेडीयू से अलग हो एलजेपी ने अलग चुनाव लड़ने की घोषणा की और जो राह चुनी है उसमें बीजेपी और जेडीयू के नाराज प्रत्याशियों का साथ भी चिराग पासवान को खूब मिल रहा है। इसी कड़ी को मजबूत करने के इरादे से बीजेपी की वरिष्ठ नेता उषा विद्यार्थी ने एबीपी से बात करते हुए कहा, बिहार को आगे ले जाने के लिए कुछ कठोर फैसला लेने की जरूरत थी। क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का ख्याल रख ये निर्णय लेना पड़ा। साथ ही चिराग का नीतीश पर लिए गए स्टैंड से प्रभावित होते हुए बिहारी फर्स्ट के विचार पर सहमति बनने से एलजेपी ज्वाइन किया। खबर ये है कि चिराग ने उषा विद्यार्थी को पार्टी में लाने की पहल की थी। उषा विद्यार्थी पालीगंज की सीट जेडीयू को दिए जाने से संभवतः नाराज थी, चूंकि ये सीट आरजेडी से जेडीयू में आए विधायक को दे दी गई है और अब उनके भी एलजेपी से चुनाव लड़ने की चर्चा है। दल बदल की तस्वीरें इन दिनों खूब दिखेंगी। अब फैसला जनता के हाथ में है, किसे स्वीकारती है और किसे नकारती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, कांग्रेस से आए नेता को टिकट देने पर जेडीयू में बगावत, लगी इस्तीफों की झड़ी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में तो सीटों का बंटवारा हो गया है, मगर असल चुनौती अब उनके सामने है, क्योंकि चुनाव में टिकट को लेकर नेता बगावत पर उतर आए हैं। राजग में शामिल जनता दल यूनाइटेड में आने वाले नेताओं को टिकट मिलने पर पार्टी के अंदर बवाल शुरू हो गया है। दूसरे दलों से आए नेताओं को पार्टी कार्यकर्ता पचा नहीं पा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि वह खुद ही पार्टी छोड़ने लगे हैं। शेखपुरा के बरबीघा विधानसभा सीट से जेडीयू ने कांग्रेस से आए सुदर्शन कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। इससे जेडीयू के कार्यकर्ता नाराज हो गए। एक साथ कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे डाला। कांग्रेस से आए नेता को टिकट मिलने पर शेखपुरा में जेडीयू से इस्तीफों की झड़ी लग गई। बरबीघा से जेडीयू के प्रभारी डॉक्टर राकेश रंजन के साथ विधानसभा के 2 दर्जन पार्टी से जुड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, जिसमें कई प्रकोष्ठ के नेता भी शामिल हैं। बागी नेता राकेश रंजन का कहना है कि सुदर्शन कुमार ने कांग्रेस में रहते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं की शुरुआत के दिनों में उपेक्षा की। पिछड़ा अति पिछड़ी जाति वाले लोगों में विकास का काम नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जेडीयू में आए विधायक को टिकट दिया जाना पार्टी कार्यकर्ताओं का अपमान है। वहीं इन इस्तीफों पर जेडीयू के जिला अध्यक्ष अंजनी कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए उन्हें राकेश रंजन के इस्तीफे की सूचना से मिली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग के सामने शिकायत लेकर पहुंची आरजेडी, प्रशासन पर दुर्भावना के साथ काम करने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी ने चुनाव आयोग के सामने प्रशासन के दावे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी नेताओं ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन उनकी पार्टी के साथ भेदभावपूर्ण तरीके से बर्ताव कर रहा है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और आरजेडी को परेशान करने का बड़ा आरोप प्रशासन पर लगाया है। आरजेडी की तरफ से मनोज झा ने चुनाव आयोग के सामने जो शिकायत की है उसमें कहा गया है कि जिला स्तर पर भी पार्टी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मनोज झा ने कहा है कि प्रशासनिक मंजूरी के बावजूद उनकी पार्टी के पोस्टर बैनर को लगाने नहीं दिया जा रहा है। आरजेडी नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात करने के बाद कहा है कि आयोग की तरफ से उन्हें भरोसा दिया गया है कि वह इस मामले को गंभीरता से लेगी। मनोज झा ने कहा है कि कोरोना काल में चुनाव प्रचार बेहद सीमित प्रसार माध्यम के जरिए हो रहा है और ऐसे में अगर पोस्टर होर्डिंग को लगाने की मंजूरी नहीं मिलेगी तो फिर चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एलजेपी ने उतार ही दिया उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में भाजपा से अलग होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने घोषणा की कि वे भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन मंगलवार को जारी की गई एलजेपी उम्मीदवारों की सूची में एक नाम ऐसा था जिसे बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। यह लोजपा के मौजूदा विधायक राजू तिवारी हैं, जो गोविंदगंज विधानसभा सीट पर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इस संबंध में लोजपा का कहना है कि गोविंदगंज हमारी सीट है और राजू तिवारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसी स्थिति में हम उस
सीट को नहीं छोड़ सकते। आपको बता दें कि चुनाव में जेडीयू के खिलाफ लोजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन पार्टी लगातार दोहरा रही है कि भाजपा के साथ उसका गठबंधन जारी रहेगा। लोजपा शुरू से 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। नवादा के सांसद चंदन सिंह ने कहा कि लोजपा जेडीयू से अलग होकर चुनाव लड़ेगी और बड़ी संख्या में सीटें जीतकर विधानसभा पहुंचेगी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एलजेपी ने घोषणा की है कि वह विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। अब यह भी बताया जा रहा है कुछ सीटों पर यह बीजेपी के साथ दोस्ताना मुकाबला करेगा। एक अन्य एलजेपी विधायक राजकुमार शाह लालगंज से विधायक हैं और यह सीट भी एनडीए के तहत भाजपा को दी गई है। ऐसे में लोजपा यहां क्या करेगी, इस पर आगे फैसला किया जाएगा। यहां लोजपा ने अपने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देना शुरू कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ऑफिस के बाहर जेडीयू कार्यकर्ताओं का हंगामा, मनेर से निखिल आनंद की उम्मीदवारी का विरोध। जी हां दोस्तों, इस वक्त की ताजा खबर बीजेपी कार्यालय से आ रही है। बीजेपी ऑफिस के बाहर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया है। मनेर विधानसभा सीट से आए जेडीयू के कार्यकर्ताओं में बवाल काटा है। मनेर सीट बीजेपी के पाले में जाने और वहां से निखिल आनंद को उम्मीदवार बनाए जाने की खबरों के बाद विरोध शुरू हो गया है। जेडीयू कार्यकर्ताओं की मांग है कि अगर मनेर सीट बीजेपी के पाले में गई है तब भी वहां से निखिल आनंद की वजह किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाया जाए। बीजेपी ऑफिस के बाहर मनेर विधानसभा इलाके से आए जेडीयू नगर अध्यक्ष गिरजा प्रसाद के समर्थक हंगामा कर रहे हैं। जेडीयू नगर अध्यक्ष के समर्थकों की मांग है कि कैंडिडेट बदल दिया जाए। करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी पर भड़के चंद्रशेखर बोले, अभी तक परिवार से मिलने क्यों नहीं आई सीएम, दलितों से बदबू आती है क्या। जी हां दोस्तों, हाथरस कांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आक्रोश है। लोग पीड़िता के साथ सरकार के बर्ताव को लेकर नाराज हैं। ऐसे में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए, दलितों से बदबू आती है क्या। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि जिन्होंने गलत किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जब मामला सीबीआई को दे दिया हो तो एसआईटी की टीम अभी क्यों काम कर रही है। वहीं दूसरी तरह मामला सीबीआई के पास है तो जातीय पंचायतें क्यों हो रही हैं। पीड़ित परिवार को सीबीआई पर भरोसा नहीं है, इसलिए इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। आजाद का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने अब तक पीड़ित परिवार को लखनऊ क्यों नहीं बुलाया, दलितों से क्या बदबू आती है क्या। कहीं ऐसा ना हो कल इस मामले को ऑनर किलिंग घोषित कर दिया जाए। सरकार पीड़िता को न्याय नहीं दिला सकी, इसलिए अब आरोप लगा रही है। वह कहते हैं कि लंबे वक्त तक केस दर्ज नहीं किया गया, मुख्यमंत्री इतने दिनों तक क्या कर रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, अकेले टनल में हाथ हिलाना छोड़ो, अपनी चुप्पी तोड़ो। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करना लगातार जारी है। पंजाब में 3 दिन की किसान यात्रा करने के बाद राहुल गांधी अब हरियाणा में आ चुके हैं। इस बीच बुधवार सुबह उन्होंने ट्विटर के जरिए एक और बार हमला बोला। राहुल गांधी ने लिखा कि पीएम जी, अकेले टनल में हाथ हिलाना छोड़ो, अपनी चुप्पी तोड़ो, सवालों का सामना करो, देश आपसे बहुत कुछ पूछ रहा है। पीएम जी, अकेले टनल में हाथ हिलाना छोड़ो, अपनी चुप्पी तोड़ो, सवालों का सामना करो, देश आपसे बहुत कुछ पूछ रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 3 दिन पंजाब में ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसके बाद वो मंगलवार को हरियाणा पहुंचे और यहां 2 दिन तक सभाएं करेंगे। इसके बाद दिल्ली में इस खेती बचाओ यात्रा का समापन होगा। कांग्रेस नेता ने मंगलवार को भी पटियाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लिया था। राहुल ने कहा था कि 3 कृषि कानूनों के जरिए किसानों को खत्म किया जा रहा है और बड़े उद्योगपतियों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। राहुल की ओर से आरोप लगाया गया कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी को इन 3 कानूनों के बारे में नहीं पता है। कांग्रेस की ओर से कृषि कानून के मसले पर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया जा रहा है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है। जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने शासित राज्यों की विधानसभाओं में केंद्र द्वारा लाए गए कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सकती है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके संकेत भी दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस, योगी सरकार के हलफनामे को कांग्रेस ने बताया सफेद झूठ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का हमला जारी है। इस बार कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर निशाना साधा है। मुख्य विपक्षी दल का कहना है कि सरकार पूरे मामले को घुमाने के बाद सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि हाथरस मामले में बलात्कार नहीं हुआ था। साथ ही सरकार ने पीड़ित के अंतिम संस्कार के बारे में भी झूठ बोला कि पूरे संस्कार अंतिम संस्कार द्वारा किए गए थे। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव, पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और पूर्व सांसद रजनी पाटिल ने मंगलवार को प्रेस को संबोधित करते हुए कहा
कि उत्तर प्रदेश सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा का उद्देश्य मामले को गुमराह करना है। इसका पहला उद्देश्य यह साबित करना है कि यह बलात्कार नहीं हुआ था। दूसरा यह है कि बेटी का दाह संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ होता है, जो सफेद झूठ है। उन्होंने कहा कि हम सभी ने टीवी पर देखा कि कैसे हाथरस की बेटी का गैर इरादतन तरीके से अंतिम संस्कार किया गया, जबकि यूपी सरकार कह रही है हमने पूरे संस्कार के साथ अंतिम संस्कार किया है। पूरे मामले में जनहित याचिका को लेकर कांग्रेस नेताओं ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालने का यह क्या रहस्य है और इसकी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि उत्तर प्रदेश ने हाथरस की बेटी के साथ अन्याय किया है। आज यह अन्याय उजागर हुआ है, तभी देश के लोग जंतर मंतर से लेकर यूपी तक कह रहे हैं कि सरकार ने अन्याय किया है। सुष्मिता देव ने लड़की के अंतिम बयान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर भी निशाना साधा। पुलिस ने कहा कि 22 तारीख को सामूहिक बलात्कार की धारा में मामला दर्ज किया गया था और यूपी सरकार अपने हलफनामे में कह रही है कि बलात्कार नहीं हुआ था। सरकार को समझना चाहिए कि उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कवर अप बंद करो। कांग्रेस पार्टी अपनी मांग पर अड़ी है कि सीएम आदित्यनाथ को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसके साथ ही परिवार पर दबाव बनाने वाले अधिकारियों और डीएम को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, सत्ता में होती कांग्रेस तो चीन को 15 मिनट में फेंक देते बाहर, पीएम मोदी है कायर। जी हां दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोधी रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने चीन के साथ सीमा पर चल रहे गतिरोध को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने हमले तेज करते हुए कहा कि अगर संपर्क सत्ता में होता तो पड़ोसी देश की हमारे देश की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि चीन के हमारे देश में घुसकर हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि मोदी ने देश को कमजोर बना दिया है। पूर्वी लद्दाख में करीब 5 महीने से जारी गतिरोध को लेकर केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए गांधी ने कहा कि कांग्रेस नीति संपर्क सरकार के शासनकाल में चीन की हमारे देश की सीमा में घुसने की हिम्मत नहीं होती। अगर संपर्क सत्ता में होता तो हमने चीन को वहां से कब का भगा दिया होता। इसमें 15 मिनट भी नहीं लगते। अपनी खेती बचाओ यात्रा के तहत पिहोवा से यहां अपने अंतिम पड़ाव पहुंचकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल में मोदी नीति सरकार की कोई भी नीति गरीबों, किसानों और मजदूरों के हित के लिए नहीं बनी है। अनाज मंडी में जनसभा में गांधी ने कहा, मोदी ने कहा कि चीन भारत की सीमा में नहीं घुसा है, फिर हमारे 20 जवान कैसे मारे गए, उन्हें किसने मारा। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में एकमात्र देश है भारत जिसकी जमीन को हड़प लिया गया है और वह स्वयं को देशभक्त बुलाते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं को देशभक्त कहते हैं और पूरा देश जानता है कि चीन की सेना हमारी सीमा के भीतर है, वह कैसे देशभक्त हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जा किए जाने के कांग्रेस के दावों का पहले शरारतपूर्ण व्याख्या करार दे चुकी है। हमला जारी रखते हुए गांधी ने कहा, चीन 4 महीने पहले हमारी सीमा में घुसा, उन्हें बाहर फेंकने में कितना समय लगेगा। मुझे लगता है कि जब तक संपर्क सरकार नहीं बनेगी चीन हमारी धरती पर कब्जा किए रहेगा, लेकिन जिस दिन हमारी सरकार बनी हम उन्हें निकाल फेंकेंगे। गांधी ने कहा हमारी सेना, वायुसेना उन्हें 100 किलोमीटर पीछे धकेल सकती है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री को देश, उसके किसानों और मजदूरों की ताकत का अंदाजा नहीं है और उन्हें सिर्फ अपनी छवि की चिंता है। गांधी ने कहा वह तस्वीरें लेते हैं और आपने देखा होगा कि खाली सुरंग की ओर उन्हें हाथ हिलाते हुए। कांग्रेस नेता हाल ही में हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग के उद्घाटन समारोह के संदर्भ में बोल रहे थे। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ रविवार से कई जगह ट्रैक्टर चला चुके राहुल गांधी ट्रैक्टर से ही हरियाणा पहुंचे, जहां उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के नए श्रम कानूनों के खिलाफ आरएसएस से जुड़ा मजदूर संघ देश भर में करेगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के बाद अब मोदी सरकार के लेबर रिफॉर्म एजेंडे को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसे लेकर संघ परिवार में भी मतभेद उभर कर सामने आए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े यूनियन भारतीय मजदूर संघ ने श्रम कानूनों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इन 3 लेबर कोड बिलों के अंतर्गत 2 दर्जन से अधिक विभिन्न केंद्रीय श्रम कानून आते हैं और कई सामाजिक सुरक्षा उपायों, रोजगार की शर्तों आदि को पेश करते हैं। वैसे तो बीएमएस इन लेबर कोड बिलों का समर्थन कर रहा है, लेकिन वह इसके कुछ प्रावधानों के खिलाफ है और मानती है कि ये श्रमिक विरोधी है। हड़ताल के अधिकार को वापस लेने और नौकरी अनुबंधों में लचीलापन जैसे कुछ प्रावधानों के खिलाफ ट्रेड यूनियन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीएमएस के महासचिव विनय कुमार सिन्हा ने कहा, बीएमएस के 19वें राष्ट्रीय सम्मेलन में वर्चुअली निर्णय लिया गया है कि नए श्रम कोड में श्रमिक विरोधी प्रावधानों के खिलाफ निरंतर अखिल भारतीय आंदोलन किया जाएगा। सम्मेलन में तय किया गया है कि सरकार से नए श्रम कानूनों से मजदूर विरोधी प्रावधानों को तुरंत वापस लेने की मांग की जाएगी।
संगठन बीएमएस और अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ एक परामर्श बैठक बुलाना चाहता था ताकि श्रमिकों और उद्योग दोनों के लिए श्रम कोड को लाभकारी बनाया जा सके। बीएमएस 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक देशव्यापी चेतावनी सप्ताह कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके बाद 28 अक्टूबर से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। सिन्हा ने कहा, अगर सरकार श्रमिकों की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हम हड़ताल के अधिकार को वापस लेने और अन्य श्रम अधिकारों की रक्षा के लिए देश भर में निरंतर आंदोलन करेंगे। इससे पहले बीएमएस के जोनल सेक्रेटरी पवन कुमार ने कहा था कि जिस तरह से सरकार ने 3 लेबर कोड बिल पारित किए हैं, हम उसका विरोध करते हैं। सरकार ने लेबर कोड बिल जल्दबाजी में पारित कराए जो ठीक नहीं है। इस पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई। सरकार ने हमारी महत्वपूर्ण मांगे नहीं मानी है। हमने मांग की थी कि सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था यूनिवर्सलाइज करनी चाहिए, यानी देश के हर मजदूर को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का फायदा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 10 लाख रोजगार के वादे को नीतीश ने बताया हास्यास्पद। तेजस्वी बोले, सीएम को बेरोजगारी पर बात करने में शर्म आती है। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन और एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर सीएम नीतीश कुमार आज बीजेपी नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि आरजेडी ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। इसके जवाब में नीतीश ने कहा कि यह बेहद हास्यास्पद है। अब नीतीश कुमार के इस रिएक्शन पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को बेरोजगारी पर बात करने में भारी शर्म आती है। इतनी शर्म तो उन्हें कुर्सी खातिर पाला बदलने में भी नहीं आती। बता दें कि तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि पहली कैबिनेट में पहली कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था कि बिहार में 4,50,000 रिक्तियां पहले से ही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह विभाग सहित अन्य विभागों में राष्ट्रीय औसत के मानकों के हिसाब से बिहार में अभी 5,50,000 नियुक्तियों की अत्यंत आवश्यकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का मिजाज भाप चिराग पर हमलावर हुए मांझी, एलजेपी को केंद्रीय एनडीए से बाहर करने की मांग। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक बयान जारी किया और अब बीजेपी का मिजाज भाग पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी चिराग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने चिराग पासवान को केंद्रीय एनडीए से बाहर करने की मांग की है। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि बीजेपी का रुख चिराग पासवान को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है और अब केंद्रीय एनडीए से भी एलजेपी को बाहर किया जाना चाहिए। दानिश रिजवान ने कहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की तरफ से दिया गया बयान स्वागत योग्य है। नीतीश कुमार के काम पर सवाल उठाने वालों को केंद्रीय एनडीए में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए और उन्होंने मांग रखी कि ऐसे लोगों को एनडीए से बाहर किया जाए। हम प्रवक्ता ने कहा है कि जो लोग मोदी और नीतीश की कृपा से सांसद बने वही उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर एनडीए नेतृत्व को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुप्तेश्वर पांडे के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी शिवसेना, चाहे वह किसी भी सीट से लड़े चुनाव। जी हां दोस्तों, शिवसेना गुप्तेश्वर पांडे का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। शिवसेना ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के डीजीपी पद से वीआरएस देकर चुनाव मैदान में उतरे गुप्तेश्वर पांडे के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगी, चाहे वह कोई भी विधानसभा से चुनाव लड़े। बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर बिहार के शिवसेना प्रभारी संजय राउत से मुलाकात कर चुके हैं। संजय राउत ने भी इसको लेकर तैयार है। बताया जा रहा है कि 40 से 45 सीटों पर शिवसेना बिहार में अपना उम्मीदवार उतारेगी। शिवसेना के कई सीनियर नेता वर्चुअल रैली को संबोधित भी करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना ने बिहार में 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जेडीयू में शामिल हुए गुप्तेश्वर पांडे के चुनाव लड़ने पर संकट मंडरा रहा है। वह बक्सर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर बीजेपी यह सीट छोड़ने के लिए राजी नहीं है। दूसरी सीट ब्रह्मपुर बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ भी संभावना कम है। ऐसे में गुप्तेश्वर पांडे के टिकट को लेकर संशय बरकरार है। बीजेपी जेडीयू के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ही यह संशय साफ हो पाएगा। बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे पहले ही कह चुके हैं कि उनको 14 जगहों से टिकट का ऑफर है और वह बिहार के कहीं से भी निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं। अब देखना है कि उनके दावे में कितना दम है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद ने प्रथम चरण के सभी प्रत्याशियों को थमाया सिंबल, दूसरे चरण की सीटों पर मंथन शुरू। जी हां दोस्तों, राजद ने प्रथम चरण की अपनी सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पहले चरण की कुल 71 सीटों में से राजद के हिस्से 41 सीटें आई हैं। मंगलवार को लगभग सभी प्रत्याशियों को सिंबल दे दिए गए हैं। सोमवार की देर रात तक राजद ने अपने 32 प्रत्याशियों को सिंबल दिए थे। मंगलवार को बाकी बचे 9 प्रत्याशियों को भी सिंबल दे दिए गए। अब राबड़ी देवी के आवास पर दूसरे चरण के उम्मीदवार तय करने की कवायद जारी
जारी है। इन विधायकों के कटे टिकट, राजद ने अपने कुछ विधायकों के टिकट भी काटे हैं। इनमें मखदुमपुर विधायक सूबेदार दास, बड़हरा विधायक सरोज कुमार, ओबरा के वीरेंद्र कुमार शामिल हैं। अतरी विधायक कुंती यादव की जगह उनके पुत्र अजय यादव को टिकट दिया गया है। इसी तरह संदेश विधायक अरुण यादव के बदले उनकी पत्नी किरण देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके पहले राजद ने प्रथम चरण की अपनी जीती हुई सीटों में से अरवल, काराकाट, पालीगंज एवं आरा को माले को दे दिया गया था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।